प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा ये बोर्ड का, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इसका पार्ट 1 हमने बना दिया है। पार्ट 1 यदि आपने न देखा हो तो वीडियो अवश्य देखें, जाकर उसे अवश्य देखें और हर क्वेश्चन के बारे में अवश्य समझें, क्योंकि उसमें आंसर के साथ जो भी है, अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए आंसर के साथ जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा वो आंसर के साथ होगा। और अब जो ये है पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी कुछ है, इसमें हर प्रकार के फिजिक्स से रिलेटेड हर प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के सब शामिल किए जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो या 6 नंबर का, चाहे 7 नंबर का, मतलब जितना हो, चाहे एकदम शॉर्ट वाला क्वेश्चन हो या एकदम लॉन्ग वाला क्वेश्चन हो, ये सभी के सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और हर पार्ट में आपको ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आपको तैयार करके एकदम रखना है। अब देखिए, आप तैयार रखेंगे तो आप बेहतर नंबर भी पाएंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हर क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पार्ट 1 जरूर देखिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन पूछे या कार्यफलन केवल पूछे कि कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, बात एक ही है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन हो या कार्यफलन हो, ये किसे कहते हैं? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और कैसी ऊर्जा होती है? न्यूनतम ऊर्जा, सबसे वह कम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। कैसी ऊर्जा? वह सबसे कम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा, जो कम से कम ऊर्जा जो क्या करती है, किसी वस्तु के पृष्ठ से यानी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, यानी जरूरी होती है। यानी कोई वस्तु है, उसका बाहरी जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको उत्सर्जित करने के लिए, मतलब उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। यानी उस कम से कम ऊर्जा को जो किसी भी पदार्थ के या वस्तु के बाहरी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है, उसे ही क्या कहते हैं? उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। अब देखिए, यह जो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होता है यह किस पर निर्भर करता है? यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह धातु का जो पदार्थ है वह किस प्रकार का प्रकृति का पदार्थ है, वह किस प्रकृति का है या कैसा पदार्थ है, इस पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी कितनी कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उस धातु के यानी उस पदार्थ के जो धातु का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, उसे निकालने के लिए, यह तब निर्भर करेगा। सामान्य रूप से इसकी W द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से। कैपिटल W बराबर H V नॉट होता है और V नॉट बराबर C बाई लैम्डा नॉट होता है, जिसे V नॉट की जगह C बाई लैम्डा नॉट रखेंगे तो ये SC बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। जहाँ ये देखिए, जहाँ ये जो लैम्डा नॉट है या लैम्डा 0 है, देहली तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा 0 क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य है, आप जानते हैं। तो अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वह क्या प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है या इसका महत्व क्या है? तो प्रकाश की वह न्यूनतम यानी कम से कम आवृत्ति, यानी प्रकाश की वह कम से कम आवृत्ति या सबसे कम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, यह भी कुछ ऐसा ही है, उसमें सबसे कम ऊर्जा कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है? न्यूनतम आवृत्ति, यानी वह आवृत्ति, वह फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो क्या करे, जिसके कारण धातु के पृष्ठ से यानी किसी पदार्थ के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो इसे ही बोलते हैं देहली आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, यानी देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति हो तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित उसमें से नहीं होगा, नहीं निकलेगा। यानी देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वह कम से कम आवृत्ति जिसके कारण किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर निकल जाए या उत्सर्जित हो। यह आवृत्ति
एक विशेष महत्व रखती है, ठीक ना। यह जो आवृत्ति होती है देहली आवृत्ति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति जो होती है वह एक विशेष महत्व रखती है। तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वह कम से कम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे। और आप देखें कार्यफलन या धातु प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं? वह कम से कम ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ के पृष्ठ से या वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए आवश्यक होती है, बस उसे ही जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही होगी आपका कार्यफलन। तो दोनों में आवृत्ति है, ये कम से कम आवृत्ति और वो कम से कम ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रभाव प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? आप जानते हैं कि ये mv² जो है आपका, ये v जो होगा वह अधिकतम होगा /2 होता है, और इसे hv माइनस hv0 यानी v0 से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू h कॉमन दोनों में से हो जाएगा तो बचा क्या? v माइनस v0, तो ब्रैकेट में क्या हो गया? v माइनस v0 हो गया। अब यहाँ v क्या है? v अधिकतम जो लिखा गया है वो v अधिकतम है क्या? तो यहाँ पे देखिए जो ये v अधिकतम है वो उत्सर्जित प्रकाश है या फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अधिकतम फोटो इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो है, तो यानी उत्सर्जित प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। क्या है? उत्सर्जित जो प्रकाश है इसमें से जो प्रकाश निकलेगा, ठीक ना, किसी पदार्थ से, या फोटो इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ को, तो उसका अधिकतम वेग जो है वो क्या है? v अधिकतम यानी मैक्स है। अब देखिए जो v है वो क्या है? अवशोषित फोटॉन की आवृत्ति है। जो v है वो क्या है? अवशोषित फोटॉन की आवृत्ति। ये तो अब तक ये जाने आप कि ये अधिकतम वेग है, तो ये जो है जो आपका ये v है वह आपका अवशोषित फोटॉन की आवृत्ति है, और जो h है वो आपका प्लांक नियतांक है, और जो v0 है वो धातु की देहली आवृत्ति है जो आप अभी देखे हैं, देहली आवृत्ति ऊपर। तो अब देखिए अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वो है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या इसे और क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव दोनों में से कुछ भी पूछे बात एक ही है, दोनों को एक ही बोलते हैं, दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा। क्या होता है इसका डेफिनेशन? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो यानी क्या किया जाए? कोई धातु है, उसका ऊपर का सतह है, तो धातु की सतह है, उस पर अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक कोई आवृत्ति है, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर उस पर आपतित किया जाता है, मतलब उस पर प्रकाश अगर डाला जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी आप देख रहे हैं कि कोई जैसे एक पदार्थ ले लीजिए, उस पदार्थ के ऊपर हम निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालें, जो अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर डाला जाए किसी पदार्थ की सतह पर, तो क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक ना। तो इसी घटना को अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, प्रकाश उत्सर्जित होने लगा, तो क्या हो गया? इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आपने ये देखा कि जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, क्या करने पर? उसकी सतह पर अगर हम निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर डाल दिया जाए, तो उससे इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होने लगेंगे, तो इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि फोटॉन की गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? सूत्र पूछे या मूल पूछे बात एक ही है। फोटॉन की गतिक द्रव्यमान का सूत्र या गतिक द्रव्यमान का मूल है, कौन है? hv/λ, h λ/c, hv/c, h/c λ। तो इसमें आपका ये ऑप्शन जो है वो सही है कि फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है कि h/c λ। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान
होती है। तो ढलान का सूत्र पूछ रहा है। यदि प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी है और निरोधी विभव जो है वो आपका कैपिटल भी है, तो पूछ रहा है कि इनके बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होती है, कितनी होती है ढलान, यानी कुल मिला के आपको पूछ रहा है कि tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है ढलान का मान जो होगा दोनों के बीच, वह tan थीटा जो होगा वह क्या होगा आपका h/e होगा। ये आपका सही ऑप्शन है। ढलान का फार्मूला कितना होगा, h/e होता है। अब देखिए आगे जो है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है, ठीक ना, और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करना है। तो इसका फार्मूला होता है जो होता है कि E के बराबर hc/λ माइनस कैपिटल W। कैपिटल W का मान आपको दिया हुआ है कि कार्यफलन जिसे कहते हैं, अभी आपने पहले देखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है जो तरंगदैर्घ्य है जो आपका, तो ये धातु पर इतनी तरंगदैर्घ्य कितनी 100 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है। इसके बाद जब एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो एंगस्ट्रॉम की जगह कितना रख दिया हमने 10⁻10 मीटर। इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻8। ये घातांक वाले फार्मूले से है। इसे 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2 और इसे 10⁻10। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 10 और ये 2 - 10 होगा, और 2 में से जब 10 घटाएंगे तो -8 होगा। चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे माइनस, ठीक ना, तो -8 मीटर। ये किसका वैल्यू है, लैम्डा का, और ये डब्ल्यू का। जब ये पता है आपको तो आप देखिए आगे, और यहाँ पे देखिए ई के बराबर होता है hc माइनस कैपिटल W/λ। यहाँ आप देख रहे हैं कि h और c जो होता है, h मतलब 6.6 × 10⁻34 होता है h का मान, ठीक ना, जो प्लांक नियतांक कहा जाता है इसको, आप देखें अभी। और जो c है आपका, ये प्रकाश का वेग है, तो c की जगह 3 × 10⁸ ये हो गया। और नीचे जो लैम्डा है, लैम्डा का मान आप 10⁻8 ये रखा गया है। और फिर इसके बाद 1.6 × 10⁻19 ये किसके लिए रखा गया है, ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए रखा गया है। अब देखिए, अब माइनस ये कैपिटल W जो है वो आपका 6.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका इसकी जगह रख दिया गया। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर जितने हैं सबको ऊपर लेके जाइए, और इसके बाद जब ये 10 के पावर ये घातांक वाले नियम से जब होगा तो ये सब कटेंगे, और इससे ये आपका कटेगा, तो जब ये कट पीट के आपका कितना आएगा 198/1.6 ये होगा, और माइनस ये 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका यहाँ पे बचेगा। अब बाई 1 करके जब आप एलसीएम लेंगे, बाई 1 करके जब एलसीएम लेंगे तो आपका ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। कैलकुलेशन करने से आपको कैलकुलेशन करने की क्षमता आएगी आपके अंदर, तो कुल मिला के आपका आंसर इतना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ये आपका आंसर है, यानी यही वह इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, जो आपको निकालना था ई के, ठीक ना। अब आगे जो अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा को भूतल ऊर्जा भी कहते हैं या आधार ऊर्जा भी कहते हैं। तीनों नाम से कोई भी पूछे आपको एक ही चीज़ समझना है। तो स्तर में, तो मूल ऊर्जा स्तर में या भूतल ऊर्जा स्तर में या आधार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग क्या होता है, कितना होता है, तो ये आपका h/2π होता है। ये आपका सही आंसर है। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है h/2π। अब आगे है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर जब आप स्पष्ट करेंगे तो एक और हमने बना लिया व्यतिकरण और एक और विवर्तन। इसके बाद फिर व्यतिकरण में क्या होता है कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। कैसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, जब दो कला संबद्ध प्रकाश हों, दो ऐसे प्रकाश हों जो कला संबद्ध हों, ऐसे प्रकाश तरंग हो और उनका अध्यारोपण हो, तो उसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, व्यतिकरण की क्रिया प्राप्त होती है। और विवर्तन कैसे प्राप्त होता है, एक ही तरंगाग्र के
विभिन्न भागों से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से क्या होगा, विवर्तन प्राप्त होता है। तो दोनों में अंतर है, इसमें भी अध्यारोपण है, इसमें भी अध्यारोपण है, लेकिन इसमें किसका अध्यारोपण है, विभिन्न भागों से, यानी एक ही तरंगागर के विभिन्न भागों से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण अगर हो तो विवर्तन, और दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से, ठीक ना। तो ये अंतर है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच इसमें कर रहा है और इसमें सीधे अध्यारोपण कर रहा है, इसका मतलब ये व्यतिकरण है। अगला जो है आपका प्रश्न जो दूसरा, जैसे ये दूसरा अंतर जो है वो क्या है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी व्यतिकरण की क्रिया जब होती है तो उसमें सभी जो दीप्त फ्रिंज होंगे, सभी दीप्त फ्रिंजों की क्रिया, दीप्त मतलब जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो अब देखिए उसकी तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन में क्या होता है कि प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंजों के दोनों ओर घटती जाती है, इसमें समान होती है और इसमें घटती जाती है। अब क्या है कि तीसरा अंतर, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः यानी जनरली समान हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। क्या चीज़, फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज जो होते हैं उनकी चौड़ाई सामान्य रूप से समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन होती है। और विवर्तन में क्या होता है कि कभी भी समान चौड़ाई नहीं हो सकती, यानी जो विवर्तन में जो फ्रिंज होते हैं वो कभी भी समान चौड़ाई के हो ही नहीं सकते, ये अंतर होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिखिएगा, और जो पार्ट 3 आएगा आपका, इसके लिए इस चैनल पर बने रहिएगा, और आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये भी जितना महत्वपूर्ण था, पार्ट 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले सभी वीडियो उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, और आप एक एक करके सब तैयार करिएगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लेजीनेस न दिखाइएगा, क्योंकि अब लेजीनेस दिखाने का समय ख़त्म हो गया है, आपका दिसंबर हो गया। तो अभी से आप तैयारी अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, समस्या है। तो इसलिए खुद पर डिपेंड रहें, तैयारी करें, हर पार्ट देखें, और यदि आपको ये चैनल आपको पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा।